गुड इवनिंग क्लास। आज का जो ये क्लास है इसकी ये मेनली दो टॉपिक्स पर हैं। फर्स्ट है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सेकंड इज रिमोट सेंसिंग। सो वन बाय वन हम देख लेते हैं कि ये दोनों होते क्या हैं। The geographic information system GIS consists of two distinct disciplines, namely geography and information system। जैसा कि आप लोग नाम से देख रहे होंगे, इसमें दो वर्ड्स यूज हुए हैं, एक है जियोग्राफी और दूसरा है इंफॉर्मेशन सिस्टम। पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज जियोग्राफी। आप सभी को पता होगा कि जियोग्राफी क्या है। जो भी अर्थ का पैटर्न होता है, उस अर्थ पे जो भी कंस्ट्रक्शंस हैं, जो नेचुरल कंस्ट्रक्शंस हैं, ओके, इनका मेनली स्टडी किस में करते हैं, जियोग्राफी में कहते हैं। तो जियोग्राफी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ जियो स्पेटियल पैटर्न एंड प्रोसेसेस। अब ये जियो स्पेटियल पैटर्न क्या होता है? जियो स्पेटियल पैटर्न होता है कि जो अर्थ है उसके किसी एक स्पेसिफिक एरिया की स्टडी करना। ओके, कौन किस टाइप की स्टडी करना, वहां पर वेजिटेशन किस टाइप का है, लैंड यूज किस टाइप का हो रहा है, पॉपुलेशन कितनी है, नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन कैसा हो रहा है। तो ये सब जब हम स्टडी करते हैं जियोग्राफी के अंदर में, तो वो जियो स्पेटियल पैटर्न में आता है। It seeks to identify and account for the location and the distribution of human and physical phenomena on अर्थ सरफेस। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका जो ह्यूमन का दूसरे जो रिसोर्सेज हैं उनके साथ में कैसा रिलेशनशिप है, ये सब जो है स्टडी ये जो है जियो स्पेटियल पैटर्न में की जाती है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो जियोग्राफी का ये जो जियो स्पेटियल पैटर्न है, इसमें हम अर्थ के किसी एक स्पेसिफिक एरिया, मतलब जिस एरिया की हमको इंफॉर्मेशन लेनी है, या फिर जिस एरिया के इंफॉर्मेशन को हमें डेवलप करना है, वहां का इंफॉर्मेशन, किस चीज का इंफॉर्मेशन, वहां पर कैसे नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनका यूज कैसे हो रहा है, जो नेचुरल वेजिटेशन है कैसा है, लैंड यूज कैसा हो रहा है। ओके, ये सारे इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है इसमें। उसके बाद क्या है, अब तो जियोग्राफी हमने देख ली, अब इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। इंफॉर्मेशन सिस्टम को देखने के लिए ये जो स्लाइड है, इसमें फर्स्ट हम देख लेते हैं जो राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है, इसको हम देख लेते हैं क्या है। कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ इंफॉर्मेशन सिस्टम। देन जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, पहला क्या था, जियोग्राफी, और दूसरा क्या था, इंफॉर्मेशन सिस्टम। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम आपका दो वर्ड से बना है, एक है जियोग्राफी और एक है इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, ये कॉम्बिनेशन होता है किस चीज का, पीपल मतलब कि जो उसको यूज करते हैं या फिर जो इंफॉर्मेशन देते हैं उसको डेवलप करने के लिए जीआईएस को। ओके, सेकंड है कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये आप लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, मैं डिटेल में बता चुका हूँ। एक सिंपली यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ कि सॉफ्टवेयर बेसिकली वो प्रोग्राम्स होते हैं जिन पर कि कोई भी डिवाइस रन करता है, और हार्डवेयर क्या होता है, वो डिवाइस के वो पार्ट होते हैं जो जिनको कि हम फिजिकली टच कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर क्या हो गया, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में हमारी मेनली जो है जो मशीन्स होती हैं वो आ जाएंगी। ओके, जो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, इनमें जो मशीन्स हैं जिनको कि जीआईएस में यूज किया जाता है वो आ जाएंगे। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर कम्युनिकेशन डिवाइसेस हो गया। कम्युनिकेशन डिवाइसेस यूज किए जाते हैं, तो ये हो गया। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारा बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है तीन चीजों का। पहला हो गया पीपल, जो कि इंफॉर्मेशन को डेवलप करते हैं और जो इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। उसके बाद वो डिवाइसेस हो गए जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होती हैं जिनको जिन डिवाइसेस को यूज किया जाता है इसमें। और उसके बाद जो है कम्युनिकेशन डिवाइसेस, जिनके थ्रू की इंफॉर्मेशन जो है एक जगह से दूसरे जगह पे या फिर शेयर की जाती है।
उसके बाद में अब क्या है, इसमें जो इंफॉर्मेशन हम क्या कहते हैं कलेक्ट करते हैं, या फिर जो इंफॉर्मेशन हम इसमें फीड करते हैं वो कैसे फीड करते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसको फिर यहाँ पर हम ले आते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि जो भी हम इंफॉर्मेशन जीआईएस में फीड करते हैं उस वो मेनली किस फॉर्म में होती है। आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर में या फिर जो भी डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि आपका मोबाइल फोन हो गया, तो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में रहती है, हो सकती है कि वो टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकती है कि वो ऑडियो के फॉर्म में हो सकती है वो वीडियो फॉर्म में हो। ओके, तो सर आपकी आवाज नहीं आ रही अच्छे से। किसी को वॉइस नहीं आ रही है? अभी ठीक है सर। स्लो आ रही है सर। ओके सर आपको क्लियर वॉइस नहीं आ रही है। मैं बता रहा था कि जो भी जो इंफॉर्मेशन इसमें जो गैदर करके डेवलप या फिर उसमें स्टोर की जाती है वो किस टाइप की इंफॉर्मेशन होती है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मतलब कि जो फाइल्स होती हैं वो वर्ड फाइल सॉरी टेक्स्ट फॉर्म में हो सकती हैं, ऑडियो फॉर्म में हो सकती हैं या वीडियो फॉर्म में हो सकती हैं। तो जो भी जो सॉफ्ट कॉपीज होती हैं उनको जो है इसमें जो मशीन्स होती हैं उसमें जो है फिक्स किया जाता है, उसमें इनपुट के थ्रू जो है डाला जाता है। जो भी फाइलें होती हैं, जिस भी हम क्या कर रहे थे, किसी एक लोकेशन स्पेसिफिक का जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको लेकर के ये जो मशीन होती है या फिर जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर ही होता है, ये जो सॉफ्टवेयर होता है उस सॉफ्टवेयर में जो है डालते हैं। ओके, एक एक करके उस जगह की, मान लीजिए सबसे पहले हमने जिस भी प्लेस का हमको इंफॉर्मेशन उसमें डेवलप करना है, पहले हमने वहां का स्ट्रीट व्यू का इंफॉर्मेशन ले लिया, देन वहां का ट्रांसपोर्टेशन कैसा है उसका इंफॉर्मेशन ले लिया, देन वहां पर लैंड यूज कैसा हो रहा है, अगर एग्रीकल्चर के लिए यूज हो रहा है तो कैसे यूज हो रहा है, देन उसके बाद वहां पर जो वेजिटेशन है वो कैसा है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन को लेकर के हम एज एन इनपुट, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ एज एन इनपुट जो है, या फिर जिसको हम सोर्स फाइल भी कह सकते हैं कि एज ए सोर्स फाइल या इनपुट जो है इस जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें फीड करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये जो हमारा इंफॉर्मेशन होता है ये अनप्रोसेस्ड डेटा होता है। अनप्रोसेस्ड का क्या मतलब हो गया, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आप लोगों को। अनप्रोसेस्ड का मतलब क्या है कि जैसे ये आप लोग एक स्लाइड देख रहे होंगे यहाँ पर, ये स्लाइड आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है कई सारे डेटा यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे कि एक डेटा यहाँ पर दिया हुआ है, स्ट्रीट डेटा है, वहां का जिस भी लोकेशन का ये डेटा दिया हुआ है ये क्या है, स्ट्रीट का डेटा है। देन यहाँ पर जो बिल्डिंग्स का डेटा है वो दिया हुआ है, देन वेजिटेशन का डेटा ये दिया हुआ है। ओके, तो क्या जैसा कि आप लोग इससे पहले स्लाइड देख रहे थे कि जो भी डेटा होता है वो एज एन इनपुट या फिर सोर्स फाइल जो है सॉफ्टवेयर में दिया जाता है। तो पहले हमने मान लिया ये डेटा दिया, फिर ये डेटा दिया, फिर ये डेटा दिया। लेकिन अब क्या है, ये सारे डेटा जो है वो अनप्रोसेस्ड है, मतलब कि अगर जीआईएस में यूज करना है तो हमें इन सब डेटा का एक कॉम्बिनेशन चाहिए होगा, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो इंटीग्रेटेड डेटा या फिर इंटीग्रेटेड डेटा, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये प्रोसेस्ड डेटा है। प्रोसेस्ड डेटा है मतलब कि अब जैसे कि स्ट्रीट डेटा में भी कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनको कि हमें एप्लीकेशन में डालना होगा, उस सॉफ्टवेयर में डालना होगा, लेकिन कुछ हो सकता है कि इंफॉर्मेशन उसमें से ऐसी हो जिनको कि हमें मतलब कि एक टाइप से कह सकते हैं कि यूजलेस इंफॉर्मेशन हो, जिनको कि हम चाहते हो कि सॉफ्टवेयर में ना डालें। तो क्या है कि हमने यहाँ से वो डेटा निकाल दिया, उसको नहीं डाला। फिर उसी तरीके से बिल्डिंग की जो डेटा है उसमें कुछ डेटा ऐसे होंगे जो कि यूजलेस होंगे, या फिर वहां पर हम नहीं डाल करके हम चाहते होंगे कि उस डेटा को हम कहीं और किसी और सॉफ्टवेयर में, या फिर हो सकता है उसी का कुछ अपग्रेडेड वर्जन बनाए तब डालना चाहते हो। तो क्या है, ये सब सारे डेटा उसमें से हमने जो भी हमको एनालिसिस करके जो है वो जब हमने उसको एक साथ एनालाइज किया और प्रोसेस किया, तो जो हमारी आउटपुट फाइल आई वो हमारी ये फाइल थी, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि
जो भी उस जगह के या जो लोकेशन स्पेसिफिक है उसका ये जो मैप है इसमें उस जगह की जो स्ट्रीट डेटा है वो भी इंक्लूड है, जो बिल्डिंग्स के डेटा है वो भी इंक्लूड है, उसके बाद जो वहां का वेजिटेशन है, वेजिटेशन का डेटा है वो भी इंक्लूड है। हमने यहाँ से वेजिटेशन का ले लिया, इसमें ये वेजिटेशन का डेटा है, फिर देन बिल्डिंग का डेटा ये ले लिया। ओके, यहाँ पर ये बिल्डिंग का डेटा आ गया, जो आपका स्ट्रीट व्यू है ये जो है ये डेटा जो है वो भी इसमें आ गया। तो क्या है कि ये जो है इस तरीके से इसको प्रोसेस करके जो है ये डेटा बनाया गया है। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर क्या हो गया, रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा। ओके, रिकॉर्डिंग मतलब कि प्रोसेसिंग एक तरीके से हम कह सकते हैं, या तो प्रोसेसिंग या तो एनालिसिस। एनालिसिस क्यों किए, क्योंकि जो भी हमारा जो स्कैटर्ड डेटा था, जो कि अरेंज फॉर्म में नहीं था, उसको हमने यहाँ पर अरेंज किया। प्रोसेस करने का मतलब है कि जो डेटा हमको चाहिए था उसको हमने रखा और जो नहीं चाहिए था उसको हमने निकाल दिया। ओके, तो उसके बाद ये सारी प्रोसेस करने के बाद में जो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया है वो हमारा आउटपुट हो जाएगा। तो ये फिगर आप लोग देख चुके हैं। तो अगर हम इसका जो एक डेफिनेशन है वो देखें तो GIS इज डिफाइंड एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, ये क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ओके, क्यों इंफॉर्मेशन सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पर हमें किसी एक हम जिस भी अर्थ के जिस भी एरिया की इंफॉर्मेशन को लेना चाहते हैं यहाँ से हम ले सकते हैं। ओके, इसलिए इसको इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा गया है। GIS is defined as an information system that is used to input। ओके, मैंने क्या बताया था कि हम कई सारे डेटा किसी को नहीं आ रही है सर, बीच बीच में नहीं आती है, क्लियर नहीं रहती है, बीच क्लियर नहीं आ रही है सर, आ रही है। ओके, सो नहीं आ रही है सर। अच्छा ठीक है, हो सकता है नेटवर्क को प्रॉब्लम हो, अगर किसी को आ रही है किसी को नहीं आ रही है तो शायद नेटवर्क का ही प्रॉब्लम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ रही है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि GIS is defined as an information system। ओके, इंफॉर्मेशन सिस्टम कि हमें जिस भी अर्थ के जिस भी एरिया का या फिर जो भी लोकेशन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है वो हम यहाँ से ले सकते हैं। दैट इज यूज्ड टू इनपुट। क्या है कि हमें अब क्या ये सॉफ्टवेयर जो है कैसे काम करता है कि पहले इसमें इंफॉर्मेशन जो है एज एन इनपुट स्टोर की जाती है। जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको स्टोर किया जाता है, देन उसको रिट्राइव किया जाता है। रिट्राइव मतलब कि जब भी हमें उस इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है तो हम सिंपली जो है वहां से वो इंफॉर्मेशन जो प्रोसेस्ड डेटा है उसको एज एन आउटपुट हम ले सकते हैं। उसके बाद क्या है, मैनिपुलेट। मैनिपुलेट का क्या मतलब है, अब मान लीजिए कि जो हमने इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर की थी वो थोड़े समय बाद इंफॉर्मेशन बदल गई। जैसे कि हम मान लेते हैं कि किसी एक एरिया का हमने लैंड पैटर्न का डेटा उसमें दिया था कि पहले जो है उस स्पेसिफिक एरिया में जो है मेज की फार्मिंग बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन हो सकता है 5-6 साल बाद जो है फार्मर्स मेज की फार्मिंग को छोड़ करके धीरे धीरे जो है शुगर केन की फार्मिंग पे शिफ्ट होने लगे। तो क्या है, हमें जो पुराना डेटा था या फिर जो पुराना इंफॉर्मेशन था उसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, मतलब कि उसको अपडेट करना पड़ेगा, उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। तो जब भी ऐसी जरूरत आती है तो हम सिंपली जो है उस डेटा को चेंज कर सकते हैं। तो मैनिपुलेट एंड एनालाइज। ओके, अब क्या है कि जैसे हमने पहले क्या किया था कि जितने भी इंफॉर्मेशन था उसको इनपुट करने के बाद में उसको हमने प्रोसेस किया था, मतलब अरेंज किया था कि कौन सा डेटा हमको चाहिए, किस फॉर्म में चाहिए, कौन सा डेटा टेबुलर फॉर्म में चाहिए। कुछ डेटा होता है जो कि टेबुलर फॉर्म में देने से ज्यादा मतलब क्या होता है कि एक क्विक व्यू कर लेते हैं टेबुलर फॉर्म का, तब भी हमको समझ में आ जाता है। तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन टेबुलर फॉर्म में दी जाती है। कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो पिक्टोरियल वे में दी जाती है, अगर पिक्चर फॉर्म में उसको हम दे देते हैं तो आसानी से समझ में आ जाती है, कम टाइम लगता है उसको समझने में। ओके, तो क्या है कि जो भी हमने डेटा उसको दिया है फिर उसको जो है एनालाइज करके उसको प्रोसेस करके जो है उसको प्रोसेस किया जाता है और बाद में फिर उसको जब भी जरूरत पड़ती है तो एज एन आउटपुट जो है लिया जाता है। तो GIS is defined as an information system that is used to input, store, strive, manipulate and analyze and
output geographically referred data or geospatial data in order to support decision making for planning and management of land use. Okay, अब क्या है, इस जो GIS के थ्रू हमें जो भी डेटा मिलता है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, इसका मेनली यूज किया जाता है जो डिसीजन मेकिंग होता है या फिर प्लानिंग पर्पस के लिए, या फिर लैंड का कैसे यूज करना है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कैसे यूज करना है, उनकी प्लानिंग कैसे करनी है, इन सब चीजों के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। तो अब एप्लीकेशन हम देख लेते हैं कि जीआईएस का कहाँ कैसे कैसे किया जाता है। सो मैनी रिटेल बिजनेसेस यूज जीआईएस टू हेल्प देम डिटरमाइन वेयर टू लोकेट अ न्यू स्टोर। ओके, अब क्या है, जो बड़ी बड़ी या फिर रिटेल बिजनेस कंपनीज होती हैं वो देखती हैं और जीआईएस के हेल्प से ये देखा जा सकता है कि जो ह्यूमन का पॉपुलेशन है वो किस तरफ शिफ्ट कर रही है। जैसे कि कई बार देखा जाता है कि पहले क्या होता था कि लोग रूरल एरिया से जो है अर्बन एरियाज में आते थे, किस लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, काम ढूंढने के लिए। ओके, तो क्या होता था कि एक रूरल एरिया का काफी सारा पॉपुलेशन जो है वो माइग्रेट कर जाता था अर्बन एरिया में। तो जब कंपनीज ने ऐसा देखा तो जो अर्बन एरियाज थे उनको ज्यादा डेवलप किया गया, वहां पर ज्यादा स्टोर्स बनाए गए, ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज दी गई। लेकिन अगर अभी का पैटर्न देखा जाए तो क्या है कि जो अर्बन एरियाज हैं उनका एक्सपेंशन हो रहा है रूरल एरियाज की तरफ। ओके, तो अभी क्या है, तो जीआईएस की सहायता से इस टाइप का इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं, और जिस तरफ ह्यूमन पॉपुलेशन शिफ्ट हो रही है उस, ओके, मान लिया कि अभी क्या है, ये पैटर्न चल रहा है कि जो पॉपुलेशन है वो अर्बन से रूरल एरिया की तरफ शिफ्ट हो रही है। मतलब जो हम कह सकते हैं कि जो सिटीज हैं उनका एक्सपेंशन हो रहा है, जो शहर होते हैं उनका विस्तार हो रहा है। तो अब क्या है, जो कंपनीज होती हैं वो देखेंगे कि जिस तरफ भी एक्सपेंशन हो रहा है उस तरफ जो है ज्यादा से ज्यादा और शॉप्स ओपन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मॉल्स ओपन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंटल वर्क्स करेंगे। ओके, तो ये जीआईएस का एक यूज हो सकता है। देन साइंटिस्ट यूज जीआईएस टू कंपेयर पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स टू रिसोर्स सच एज ड्रिंकिंग वाटर। ओके, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि क्या होता है, अर्बन एरियाज का जो है डेवलपमेंट हो रहा है, फिर उनका एक्सपेंशन हो रहा है। तो मान लिया कि अब जीआईएस की हेल्प से ये देखा जाएगा कि जिस भी डायरेक्शन में अर्बन एरिया का डेवलपमेंट हो रहा है वहां पर ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज कैसी है, ओके, वाटर लेवल कितना है, बहुत ज्यादा है या बहुत ऊपर है, इजीली अवेलेबल है ड्रिंकिंग वाटर या फिर उसकी स्कैर्सिटी है। तो उस हिसाब से जो है ये सब देख करके जीआईएस के हेल्प से इस टाइप की इंफॉर्मेशन दे करके जो डेवलपमेंटल वर्क है या ओके, कि वहां पर हमको किस तरीके का डेवलपमेंट करना है, वहां पर हमें ट्यूबवेल देना है या फिर किस टाइप से लोगों तक जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको अवेलेबल कराना है, इस टाइप की जो है प्लानिंग या फिर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस किया जा सकता है। Then city, state or federal officials use GIS to help plan their response in the case of natural disasters such as earthquake or hurricane. Okay, अब क्या है इससे कि जो भी नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं उनको अगर ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ है तो उसके लिए हमें क्विक रिस्पॉन्स कैसे देना है, कहाँ पर किस टाइप से डिसीजंस लेना है, ओके, हॉस्पिटल्स कितनी दूरी पर है, ये सारी चीजें जो है देख करके जो है उस आसानी से जो है डिसीजन मेकिंग किया जा सकता है। देन जीआईएस का एप्लीकेशन फिशरीज में कैसे होगा ये देख लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सुटेबल साइट्स फॉर फ्रेश वाटर एंड ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर। ओके, हम देख सकते हैं जीआईएस की सहायता से कि हेल्प से कि हम ऐसे प्लेसेस को सेलेक्ट कर सकते हैं जहां पर कि हम जो कि ब्रैकिश वाटर या फिर एक्वाकल्चर के लिए जो है फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर के लिए सूटेबल होंगे। तो ऐसे एरियाज को हम ज्यादा से ज्यादा डेवलप करेंगे जिससे कि फिशरीज का ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो सके। देन स्टडी ऑफ लैंड यूज पैटर्न इंक्लूडिंग मैनग्रोव्स एंड फॉरेस्ट कवर्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। ओके, अब क्या है कि हम देखेंगे कि जैसे अगर आप मुंबई की बात कर लीजिए तो वहां पर जो मैनग्रोव एरिया है वो धीरे धीरे मतलब जो वहाँ के मैनग्रोव्स में जो भी प्लांट्स हैं उनको काटा जा रहा है या फिर अगर इस टाइप की एक्टिविटी हो रही है तो वो कैसे देख सकते हैं कि पहले क्या सिचुएशन था और अभी क्या सिचुएशन है, किस
रेट से जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है वो हो रहा है। ओके, और अगर वो बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा है, अगर हमें उसके लिए कोई एक्शन या प्लान बनाने की जरूरत है, तो अकॉर्डिंगली जीआईएस की सहायता से हम वो इंफॉर्मेशन लेकर के दोनों को कंपेयर करके जो है प्लान बना सकते हैं। देन प्लानिंग फॉर वाटर बॉडी रिसोर्स जोनेशन एंड मैपिंग ऑफ एक्वेटिक स्पीसीज। ओके, इसी तरीके से जो है वाटर बॉडी और का हम जोनेशन कर सकते हैं, और जो एक्वेटिक स्पीसीज होती हैं उनको जो है हम जोन वाइज जो है डिवाइड कर सकते हैं। Then study of temporal spatial changes in fish production and consumption। अब क्या है कि पहले जो फिश का कंजम्पशन था वो कैसे होता था, और कुछ समय बाद कैसे कंजम्पशन हो रहा है, इस चीज का जो है डेटा हम जीआईएस के थ्रू जो है ले सकते हैं। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट फिश स्पीसीज इन रिलेशन टू फिजिकल हैबिटेट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब क्या है कि जो फिशेस का जो नेचुरल हैबिटेट होता है, जहां पर कि फिशेस ज्यादा कहाँ पाई जाएंगी, जहां पर हो सकता है कि उनके लिए जो है सूटेबल हैबिटेट हो इन द सेंस कि जो फूड की अवेलेबिलिटी, जो नेचुरल फूड की अवेलेबिलिटी है वो अच्छी हो उनके लिए, जो वाटर क्वालिटी हो वो बहुत अच्छी हो। ओके, तो पहले कैसी क्वालिटी थी जब हमने डेटा फीड किया था, उस टाइम कैसी क्वालिटी थी और अभी कैसी क्वालिटी है, दोनों को डिफरेंस करके जो है हम ये देख सकते हैं कि अभी जो फिश स्पीसीज हैं उनका जो हैबिटेट है दोनों में क्या क्या चेंजेस आए हैं। देन स्टडी ऑफ स्पेटियल वेरिएशंस इन डिमांड एंड सप्लाई बैलेंस। ओके, जब फिशेस का के जो हैबिटेट है वो चेंज होगा तो उसी हिसाब से जो है वो शिफ्ट करेंगे दूसरी जगह। सो क्या है, जो फिशरमैन होता है उनको फिशेस को कैच करने के लिए भी खुद को, जो पहले उनका जो फिशिंग ग्राउंड था उसको चेंज करके दूसरी जगह जो फिश कैच करने के लिए ट्राई करना पड़ेगा। वहां पर मिली या नहीं मिली, ठीक है, मिली तो फिशेस मार्केट में जाएंगी जिससे कि उनका डिमांड बना रहेगा, लेकिन अब क्या, अगर फिशेस नहीं मिल रही हैं तो मार्केट में फिशेस नहीं जाएंगी, जिससे कि उनका डिमांड जो है और कम होता जाएगा। सो ये जो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम था ये आप लोगों ने देखा कैसे था। उसके बाद में जो नेक्स्ट है दैट इज रिमोट सेंसिंग। अब ये रिमोट सेंसिंग क्या है ये हम देख लेते हैं। रिमोट सेंसिंग की जैसा कि नेम से सजेस्ट हो रहा है कि ये दो वर्ड से बना हुआ है, एक है रिमोट और दूसरा है सेंसिंग। सो रिमोट क्या होता है, समथिंग विच इज फार अवे, मतलब कि कोई ऐसी चीज जो कि दूर है, बहुत दूर है मतलब कि हम जिसको कि टच नहीं कर सकते हैं इस टाइप से, या फिर देख ही नहीं सकते हैं इस टाइप से। और दूसरा है सेंसिंग मींस गेटिंग इंफॉर्मेशन और गेटिंग डेटा। ओके, सो किसी ऐसे प्लेस का या किसी ऐसे ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन लेना जो कि बहुत ज्यादा दूर है, जहां तक हम कि गए नहीं है, लेकिन फिर भी जो है हम उसका इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं, जो भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनकी सहायता से। ओके, सो रिमोट समथिंग विच इज फार, जो कि बहुत ज्यादा दूर है, और उसका जो है इंफॉर्मेशन लेना। तो इसमें क्या होता है, ये मेनली आपके जो सैटेलाइट्स होते हैं उनके थ्रू ये वर्क करता है। इसमें हम देख लेते हैं इसका वर्किंग पैटर्न कैसा क्या है। तो इसमें ये जैसे फिगर में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली दो फिगर है। ओके, ये एक रिसीविंग स्टेशन ये अलग है, ये बहुत दूर कहीं पर स्टैब्लिश है, और ये एक अलग से डायग्राम है जो कि जिसमें कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सन है। जस्ट अ मिनट, ओके, सो ये जैसे क्या है, ये सन है, और सन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जो है एमिट करता है, और जिसमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स होते हैं। ओके, ये हम इसको कहते हैं, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स मेनली इनमें जो है 7 रेज होती हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ है G फॉर गामा रे, देन X फॉर एक्सरे, UV अल्ट्रावायलेट रेज, देन V फॉर विजिबल रीजन। ओके, विजिबल रीजन दैट इज ये जिसको कि
विब्ग्योर भी कहते हैं, जो 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में, आप लोगों ने देखा होगा। ये आपका विजिबल रीजन हो गया, देन इंफ्रारेड, M फॉर माइक्रोवेव एंड R फॉर रेडियो वेव। ओके, सो अब क्या है कि जैसा कि आप लोगों ने मेट्रोलॉजी में भी देखा था कि हर एक जो ऑब्जेक्ट होता है उसका कुछ एल्बिडो होता है, या फिर जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे रोशनी पड़ती है तो उस रोशनी का कुछ पोर्शन वो एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ पोर्शन जो है एनवायरनमेंट में एमिट कर देता है, वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे जैसा कि यहाँ पर ये एक पॉन्ड है, देन ये एक ट्री है और ये एक बिल्डिंग है। अब क्या है, जब सूरज की रोशनी ये पॉन्ड पे पड़ेगी और ट्री पे पड़ेगी और इस बिल्डिंग पे पड़ेगी, तो जो एनर्जी है उसका जो रोशनी है या फिर जो लाइट है उसका कुछ पोर्शन, तो अगर वो ये जो लाइट है पॉन्ड पे पड़ रही है तो कुछ पोर्शन जो है पॉन्ड के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएगा और कुछ पोर्शन जो है वापस एनवायरनमेंट में चला जाएगा। इसी तरीके से जब ये लाइट जो है ट्री पे पड़ेगी तो कुछ एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी और कुछ एनर्जी जो है वापस एनवायरनमेंट में चली जाएगी वापस, और सेम इसी तरीके से बिल्डिंग के साथ में भी होगा। तो अब क्या है, ये जो एनर्जी वापस जा रही है, ये एनर्जी जो है ऊपर में ये जो सैटेलाइट होती है ये इस एनर्जी को रिकॉर्ड करती है। ओके, और ये जो रिकॉर्डेड डेटा है ये जो रिसीविंग स्टेशन यहाँ पर कहीं दूर स्थित है इसको भेजती है, और ये जो डेटा होता है इसको फिर प्रोसेस किया जाता है, देन इसको एनालाइज किया जाता है और फिर इसको एप्लीकेशन किया जाता है इसका। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पर ये रिमोट सेंसिंग कैसे काम कर रहा है कि सन से जो भी एनर्जी आ रही है वो एनर्जी जो है जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर या फिर कहीं पर भी पड़ती है तो कुछ पोर्शन उसका रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पोर्शन जो है वापस एनवायरनमेंट में जो है भेज दिया जाता है। जो भी वापस भेजी गई जो एनर्जी है उसको जो है सैटेलाइट के थ्रू जो है रिकॉर्ड किया जाता है और फिर उस डेटा को जो है जो रिसीविंग स्टेशन होते हैं, रिसीविंग सेंटर्स होते हैं, वहां पर भेजा जाता है और फिर उस डेटा को जो है प्रोसेस एनालाइज करके उसको फिर एप्लीकेशन किया जाता है उसका। ओके, सो हम डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। रिमोट सेंसिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एंड मॉनिटरिंग द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, ध्यान रखिएगा, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरिया बाय मेजरिंग इट्स रिफ्लेक्टेड एंड एमिटेड रेडिएशन एट अ डिस्टेंस टिपिकली फ्रॉम सैटेलाइट और एयरक्राफ्ट। क्या होता है, दो तरीके से किया जा सकता है, एक तो सैटेलाइट से किया जा सकता है और दूसरा क्या है, एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट से चंद्रयान कैसे किया जाता है कि एयरक्राफ्ट में जो हाई पावर कैमरास होते हैं उनको फिट किया जाता है और फिर उनसे जो है पिक्चर लेकर के जो पिक्चर होता है उनको उनकी प्रोसेसिंग करके उसको एनालाइज करके फिर उससे इंफॉर्मेशन को बनाया जाता है। इसमें क्या है, कैमराज ऑन सैटेलाइट एंड एयरप्लेन्स टेक इमेजेस ऑफ लार्ज एरियाज ऑन द अर्थ सरफेस अलाउइंग अस टू सी मच मोर देन वी कैन सी व्हेन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। क्या है, सैटेलाइट से और एयरक्राफ्ट से हम जो भी पिक्चर लेते हैं या फिर जो भी डेटा लेते हैं वो एक बड़े एरिया में होता है। ये सिंपली वैसा ही होता है कि अगर आप एक फील्ड में अगर नीचे जमीन पर खड़े होकर के किसी एरिया को देखें और छत पे खड़े होकर के एरिया को देखें तो जाहिर सी बात है छत पे अगर खड़े होकर के देखें तो आप ज्यादा एरिया को देख सकते हैं, ज्यादा कवर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये काम करता है। और उसके बाद में क्या है, सोनार सिस्टम ऑन शिप्स कैन बी यूज्ड टू create images of the ocean floor without needing to travel to the bottom of the ocean। ओके, सोनार सिस्टम का यूज किया जाता है जिससे कि ओशियन में या फिर ओशियन में बहुत गहराई पर जहां पर कि अभी तक ह्यूमंस नहीं पहुंच पाई या फिर ह्यूमन बॉडी नहीं पहुंच पाई है, सोनार सिस्टम के थ्रू वहां की टोपोग्राफी कैसी है, ओके, किस टाइप की फ्लोरा बना है वहां पर उसका एक मैप तैयार किया जाता है। Then
cameras on satellite can be used to make images of temperature change in the oceans. Okay, not only in ocean, जो volcanic activity होती है वहां पर भी मान लीजिए कि पहले कोई एक वॉल्केनो था जो कि पहले शांत था, उसके बाद में जब वो बर्स्ट होता है तो टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, तो टेम्परेचर चेंज वहां भी होता है। तो सैटेलाइट या फिर कैमरा के थ्रू जो है वो टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है उसके थ्रू भी हम ये डेटा लेते हैं और फिर उसको इंफॉर्मेशन को लेकर के देखते हैं कि वहां पर किस टाइप की एक्टिविटीज हो रही हैं। Then some specific use of remotely sensed images, वो सब क्या है, large forest fires can be mapped from space, allowing rangers to see a much larger area than from the ground। क्या है कि अब क्या है, मान लीजिए बहुत बड़े एरिया में फॉरेस्ट है और उस फॉरेस्ट के किसी एक पार्ट में जो है आग लग गई। सो अब क्या है कि फॉरेस्ट रेंजर्स जो है उनको नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो पहले क्या जो आग लगेगी वो छोटे एरिया में होगी या फिर वो बहुत छोटी सी एक चिंगारी होगी। ओके, फिर वो बड़ी होते होते जो है बहुत बड़ी आग बनेगी और ज्यादा एरिया जो है फॉरेस्ट का उसको कवर करेगी। लेकिन जब वो आग बड़ी हो जाती है तो उसको बुझाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, फिर बहुत ज्यादा हार्ड वर्क होता है उसको। तो क्या होता है, सैटेलाइट्स के थ्रू जो है हम देखते हैं कि अगर किसी एक स्पेसिफिक एरिया के टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज कैसे हो रहा है, आग लगेगी तो वहां उनका टेम्परेचर अगल बगल का जो है वो ज्यादा हो जाएगा। तो अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हम उस एरिया को देख सकते हैं कि वहां पर टेम्परेचर क्यों चेंज हो रहा है, या फिर मान लीजिए कि हमें सिर्फ इस बात का पता चल गया कि एक स्पेसिफिक एरिया में जो है टेम्परेचर राइज कर रहा है। तो अब क्या है, हम वहां पर लोगों को या फिर जो भी ऑफिसर्स होते हैं, फॉरेस्ट रेंजर्स होते हैं, वहां पर हम उनको भेज करके ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि वहां पर ऐसी कौन सी एक्टिविटी हो रही है जिससे कि वहां पर का टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है। और अगर आग लग रही है या इस टाइप की कोई एक्टिविटी है तो वो आग बहुत ज्यादा फैले, इससे पहले ही उसको जो है कंट्रोल किया जा सकता है। Then tracking cloud to help predict the weather or watching erupting volcanoes and help watching for dust storm। ओके, अब क्या है कि वेदर कैसा है उसको भी हम सैटेलाइट के थ्रू प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके, कहाँ पर ह्यूमिडिटी कम है, कहाँ पर ह्यूमिडिटी ज्यादा हो रही है, ओके, कहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है, किधर में हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है, जिससे कि जो स्टॉर्म्स होते हैं, जो साइक्लोन्स होते हैं, उनके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो रिमोट सेंसिंग है उसके थ्रू जो है हम ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। देन ट्रैकिंग द ग्रोथ ऑफ सिटी एंड चेंजेस इन फार्मलैंड ऑफ फॉरेस्ट ओवर सेवरल ईयर्स और डिकेड्स। अब क्या है कि जो सिटीज का एक्सपेंशन हो रहा है तो क्या होता है कि बड़े बड़े जो फॉरेस्ट एरिया हैं उनको काटा जा रहा है ज्यादा से ज्यादा घर बनाने के लिए। ओके, तो क्या है कि इसके थ्रू हम देख सकते हैं कि किसी भी फॉरेस्ट एरिया में कितना पोर्शन कट किया जा चुका है, इसके आगे अगर हम और ज्यादा कट करते हैं तो उसका एनवायरनमेंट पे कैसा इफेक्ट होगा। ओके, किस एरिया में ज्यादा जो डिफॉरेस्टेशन की एक्टिविटी हो रही है, ये सारा इंफॉर्मेशन जो है हम रिमोट सेंसिंग के थ्रू पर्टिकुलरली उस जगह पे हम बिना जाए हुए ही ले सकते हैं थ्रू सैटेलाइट्स या फिर जो एयरक्राफ्ट होते हैं। तो क्या है कि जब हम किसी जगह पर बिना जाए हुए उस जगह की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो ये आपका रिमोट सेंसिंग में आता है। some applications of remote sensing in fisheries में रिमोट सेंसिंग का कैसे यूज किया जा सकता है। रिमोट सेंसिंग डेटा हेल्प इन रेगुलेट मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ओके, अभी क्या है कि जैसे मान लिया कि जो रिवर है या फिर जो भी लेक्स हैं या फिर जो ओशियंस हैं, वहां पर जो है वाटर रिसोर्सेज की क्या कंडीशन है। ओके, जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें तो जो लेक्स होती हैं वो समर एरिया, जो समर का जो टाइम होता है उसमें सूख जाती हैं। ओके, या फिर होता है कुछ वाटर रिसोर्सेज होते हैं जो पार्शियली ड्राई होते हैं, सीजनल होते हैं, कुछ पेरिनियल वाटर रिसोर्सेज रहते हैं। तो इन सब वाटर रिसोर्सेज का हम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, कहाँ पर अकॉर्डिंग टू वाटर अवेलेबिलिटी हम किस टाइप की फिशरी एक्टिविटी कर सकते हैं, पर्ल कल्चर कर सकते हैं, प्रॉन कल्चर कर सकते हैं, फिश कल्चर कर सकते हैं, या फिर कुछ और किसी टाइप का जो है एक्टिविटी कर सकते हैं जो फिशरी से रिलेटेड हो। इस टाइप की जो है इंफॉर्मेशन हम रिमोट सेंसिंग से ले सकते हैं।
सेकंड है फॉर डिटेक्शन एंड मॉनिटरिंग ऑफ वाटर पॉल्यूशन रिमोट सेंसिंग प्रूव्स यूजफुल। ओके, अब क्या है कि जो वाटर एरिया है या फिर एक्वेटिक रिसोर्स है हमारा, वहाँ का जो वाटर है उसका क्वालिटी कैसी है। ओके, पहले क्वालिटी कैसे डे बाय डे डिटेरियोरेट हो रही है, या फिर कैसी क्वालिटी हो रही है, उसमें पॉल्यूटेंट्स मिल रहे हैं या फिर क्या हो रहा है, इन सब की निगरानी हम जो है रिमोट सेंसिंग के थ्रू जो है कर सकते हैं, जिसमें रिमोट सेंसिंग बहुत ज्यादा यूजफुल साबित हुई है। Then remote sensing is applicable in acquiring information regarding offshore engineering activities, especially surveillance, ocean features, coastal regions, and storm forecast operations. Okay, क्या है कि जब भी ओशियंस में साइक्लोन आते हैं तो क्या है, उनका जो है पहले से ही उनके बारे में चेतावनी जो है जो फिशरमैन होते हैं उनको दे दी जाती है, जिससे कि क्या होता है कि नेक्स्ट 24 घंटे के लिए या फिर 3 दिन के लिए फिशरमैन से बोला जाता है कि वो ओशियंस में जो है फिशिंग एक्टिविटी के लिए ना जाएं। तो ये जो चेतावनी दी गई है, ये क्या क्या है कि कैसे दी गई है कि जो भी वेदर की कंडीशन हो रही है और वो वेदर की कंडीशन की इंफॉर्मेशन कैसे मिली, रिमोट सेंसिंग से मिली, अकॉर्डिंगली जो है उनको जो है दिया जा रहा है। उसके बाद में क्या है कि जो फिशिंग एक्टिविटी होती है, मान लीजिए जो इलीगल फिशिंग होती है, जैसे कि कुछ फिशेज जो होती हैं बैन होती हैं, जिनको कि हम कैच नहीं कर सकते हैं, तो उस टाइप की एक्टिविटी को भी जो है रिमोट सेंसिंग के थ्रू जो है हम रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं कि हम अगर देखते हैं कि कहीं पर इस टाइप की एक्टिविटी हो रही है, तो वहां पर हम तुरंत जो भी कोस्ट गार्ड्स होते हैं उनको जो है भेज सकते हैं, जिससे कि इस टाइप की एक्टिविटीज को रोका जा सकता है। Then remotely sensed data provides the necessary spatial data on suspended sediments, dissolved organic matter, plankton, algae blooms, and oil slings, etc., which will be useful in management of fish stocks, monitor the water quality and natural water pollution such as oil or algal bloom, which are harmful to aquatic life. अब क्या होता है कि जैसा आप लोगों ने कई बार न्यूज में सुना होगा कि कुछ जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं जब वो समुद्र में सिंक करने लगते हैं, तो उनसे जो है ऑयल लीक होकर के जो है वाटर एरिया में या फिर वो जो ओशियन होता है वहां पर वो फैलने लगता है। तो क्या है कि जब वो जो ऑयल है वो पानी में मिलेगा, मिक्स होगा, तो जो वहाँ के एक्वेटिक रिसोर्सेज हैं, फिशेज हैं, उनके लिए जो है वो काफी डेंजरस होगा, फिशेज मरने लगती हैं। तो अगर इस टाइप की एक्टिविटी कहीं हो रही है तो हम समय रहते उसको रोक सकते हैं। उसके बाद में क्या है कि अगर कहीं पर बहुत ज्यादा एल्गल ब्लूम हो रहा है, मतलब एल्गी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो उसको जो है समय रहते रोका जा सकता है। तो कैसे रोक सकते हैं कि जब भी एल्गी किसी एक बड़े एरिया में स्प्रेड करती है, तो जो एल्गी का कलर होता है वो काफी ऊपर से दिखाई देता है, जिसको कि सैटेलाइट के थ्रू देख सकते हैं। तो जब भी वाटर में इस टाइप का कलर चेंज हो रहा है, तो हम वो आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं या फिर किसी को भेज सकते हैं कि ये जो वाटर का कलर चेंज हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। कोई ऐसे एल्गी तो नहीं है जो बहुत ज्यादा स्प्रेड कर रही है, जिससे कि जो फिशेज हैं या फिर जो भी एक्वेटिक जो फ्लोरा एंड फना है उसके लिए जो है डेंजर की बात हो। सो इस टाइप से जो है फिशरीज में जो है रिमोट सेंसिंग का यूज कर सकते हैं। और क्या है, रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स आर गिविंग नेसेसरी डेटा नीडेड फॉर monitoring changes on coastal erosion, shoreline monitoring and management, loss of natural habitats, sea level rise, wetland mapping, urbanization, sewage disposal and aquatic population, etc. Okay, क्या है कि जब भी हमको वाटर जो फिशरीज है या जो भी कोस्ट लाइन है वहां से रिलेटेड जब भी डेटा मिलता है, ओके, वहां पे किस टाइप की फिशिंग एक्टिविटी हो रही है, क्या होता है कई बार जो फिशिंग एक्टिविटी होती है वो क्या है, फिशिंग एक्टिविटी उसको कैटेगराइज करते हैं। जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल शिप्स होते हैं या फिर जो इंडस्ट्रियल फिशिंग के लिए जो शिप्स होते हैं उनको उनके लिए एक सीमा, एक बॉर्डर होता है कि वो एक किसी पर्टिकुलर एरिया के बाद ही फिशिंग कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर एरिया में जो वहाँ के लोकल फिशरमैन होते हैं उनको ही फिशिंग करने की सिर्फ परमिशन होती है। तो अगर
इस टाइप का कुछ जो इलीगल वर्क किया जा रहा है तो उसको भी रिमोट सेंसिंग के थ्रू देख करके रोका जा सकता है। देन लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, कई बार होता है कि डिस्ट्रक्टिव फिशिंग की वजह से जो है जो फिशेस का या फिर जो भी एक्वेटिक फ्लोरा फना है वहाँ का जो फिशेज हैं उनके जो नेचुरल हैबिटेट है वो उसको उसके लिए जो है डेंजर होने लगता है। जैसे कि डायनामाइट फिशिंग करते हैं लोग, जिसकी वजह से जो मैनग्रोव्स होते हैं, मैनग्रोव्स क्या होते हैं, कई सारे जो ऑर्नामेंटल फिशेस होती हैं या फिर कई सारे फिशेस के लिए जो है हैबिटेट का काम करते हैं। तो डायनामाइट फिशिंग की वजह से मैनग्रोव्स जो है पूरे बर्बाद हो गए, जिनको कि फिर से डेवलप होने में हजारों साल लग जाते हैं। तो इस टाइप की एक्टिविटी को जो है रिमोट सेंसिंग के हेल्प से जो है रोका जा सकता है। देन रिमोट सेंसिंग इज वेरी हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल फिशिंग जोन। This data is very helpful for fishermen because they came to know widely occurrence of fish shoals, which help them for getting more catches. Okay, अब क्या है कि रिमोट सेंसिंग के थ्रू जो है पोटेंशियल फिशिंग जोन को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे? जहां पर भी हम रिमोट सेंसिंग के थ्रू देखेंगे कि फिशेस का नंबर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फिशेस किसी एक पर्टिकुलर एरिया में या फिर ओशियन के किसी एक पार्ट में पाई जा रही है, तो हम सिंपली ये इंफॉर्मेशन जो है वहाँ के जो लोकल फिशरमैन है उनको पास आउट कर सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि क्योंकि इस एरिया में बहुत ज्यादा फिशेस पाई जा रही हैं तो they can move and they can catch the fishes from that particular area. Next is remote sensing techniques are useful in finding different types of bioresources. क्या होता है? जैसा कई सारे जो बायो रिसोर्सेज होते हैं उनको भी जो है रिमोट सेंसिंग की सहायता से जो है आइडेंटिफाई किया जा सकता है। So this was all for today's class. Thank you.